हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल पंडित और आज मैं इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ क्योंकि रिसेंटली अभी न्यूज़ में है ये इशू और पॉसिबली MPPSC या UPSC या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तीनों ही लेवल पे, चाहे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो हमें इसको बहुत डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपके साथ एक मैप शेयर करने वाला हूँ और इस मैप में आप देखिएगा कि नेपाल को फोकस करते हुए इस मैप को अपन स्टडी करेंगे। इसकी नॉर्दर्न बाउंड्रीज पे या नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे ग्रेटर हिमालयाज है, सदर्न पार्ट पे महाभारत रेंज है, ईस्टर्न पार्ट क्लब होता है मेची रिवर से और वेस्टर्न फ्रंटियर पे अगर हम जाते हैं तो हमको जो रिवर मिलती है दैट इज़ काली पानी। ईस्टर्न रिवर में कोई इशू नहीं है लेकिन वेस्टर्न पार्ट में इसका एक इशू है। इसी को मैंने एक अलग से समझाया हुआ है, इसमें ऊपर एक एरो डाल के समझाया गया है। इसी ईस्टर्न पार्ट में आप देखिए एक ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है और इस ट्रायंगुलर रीजन के हमको जो दो अपर वर्टेक्स मिल रहे हैं। द फर्स्ट वन इज दैट इज लिम्पियाधुरा जो वेस्टर्न वर्टेक्स है, लेपु लेक ईस्टर्न वर्टेक्स है और इन दोनों के बीच में काली पानी है। ये तीन रिवर सोर्स भी हैं, यहाँ से तीन रिवर स्ट्रीम्स निकलती हैं जो आगे जाके क्लब होती हैं और एक रिवर बनाती हैं जिसको शारदा रिवर या महाकाली रिवर या काली पानी रिवर भी कहा जाता है और इसी से नेपाल की वेस्टर्न फ्रंटियर्स डिसाइड होती हैं। अब अगर ये डिस्प्यूटेड रीजन है तो इसके डिस्प्यूट्स कहाँ से शुरू हुए, इसके लिए हमको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा और वहाँ पर हम सबसे पहले उन डेट्स को लेंगे जहाँ पर नेपाल में कुछ चेंजेस आए। लाइक सबसे पहली बार इस बॉर्डर डिस्प्यूट का इशू 1990 के बाद शुरू हुआ और यही वो समय था जब माओइस्ट इंसर्जेंसी ने नेपाल की एब्सोल्यूट मोनार्की को डेमोक्रेटिक मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया और फिर आगे चल के नेपाल रिपब्लिक नेशन भी बना। 1990 में आई इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने नेपाली मोनार्क्स द्वारा किए गए हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स को स्टडी किया और ये समझा कि वो किस तरह से अपनी बॉर्डर डिफाइन करते थे। फाइनली दे रियलाइज दैट दिस एरिया शुड बिलोंग्स टू नेपाल और तब से लेकर नेपाल गवर्नमेंट इसे एक डिस्प्यूटेड एरिया कंसीडर करता आया। जुलाई 2000 में फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और नेपाली प्राइम मिनिस्टर मिस्टर गिरिजा प्रसाद कोइराला ने मिलकर इस मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करी लेकिन अल्टीमेटली कुछ सब्सटेंशियल रिजल्ट नहीं निकल पाया क्योंकि नेपाली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जब तक लेपु लेक से इंडियन आर्मी विड्रॉ नहीं कर जाती है, उस रीजन को वो खाली नहीं कर देती है, तब तक हम इस पे बातचीत नहीं करेंगे। फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम वहाँ से अपनी आर्मी नहीं हटाएंगे। एट लास्ट ये कोशिश की गई कि दोनों देश आपस में चर्चा करें और आर्मी डिप्लॉयमेंट रहे लेकिन आउटकम निकल के नहीं आया। फाइनली अब क्वेश्चन ये प्लॉट होता है कि वो कौन सा टाइम था जब लेपु लेक में इंडियन आर्मी डिप्लॉय की गई। तो इसका स्ट्रेट आंसर है 1960 में। 1960 वो एरा है जब इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगा और उस टेम्परेचर या टेंशन का रिफ्लेक्शन हमको 1962 के इंडो चाइना बैटल में भी देखने को मिलता है। इस समय जब हम लोगों को अपनी आर्मी डिप्लॉय करनी थी तब हम लोगों ने नेपाल से परमिशन मांगी और नेपाल ने इंडियन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए ये परमिशन हमको दी। लेकिन यहीं से हम लोगों से एक गलती हुई एंड दैट मिस्टेक दैट वी हैव डन वाज व्हाट कि हम लोगों ने नेपाल से परमिशन क्यों ली, क्योंकि ये रीजन तो एब्सोल्युटली इंडियन कंट्रोल में आता था। यहीं पर नेपाल के लिए एक विंडो खुली और इस विंडो में नेपाल ने अपने आप को ज़्यादा स्टेबल प्रूव कराने की कोशिश करी कि ये रीजन हम लोगों का है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट हम लोगों से परमिशन मांग रहा है। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, उसमें इंडिया हारा और नेपाल थोड़ा सा पावरफुल फील करने लगा। अब नेपाल ने अपने मैप्स में लिपु लेक पास और काली पानी रिवर को दिखाया साइमल्टेनियसली। हम लोगों ने भी अपने मैप में लिपु लेक पास और काली पानी रिवर को दिखाया। बहुत लंबे समय तक ये आर्ग्यूमेंट्स चलते रहे, एक दूसरे पे एलिगेशंस लगते रहे लेकिन फाइनली कुछ सब्सटेंशियल नहीं हुआ, कुछ कंक्रीट नहीं हुआ, कुछ ठोस निकल के नहीं आया क्योंकि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं। एक हिंदू नेशन होने के कारण भी और दूसरे बहुत अच्छे रिलेशंस के कारण भी हम लोगों ने एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा कुछ एलिगेशंस ऐसे नहीं लगाए जो किसी वॉर पार्ट को ओपन करते हों। रेस्ट बहुत लंबे समय के बाद कुछ टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा और बेसिकली इस कंट्रोवर्सी को फाइनल टेम्परेचर दो इवेंट से मिला। पहला इवेंट हमें समझ सकते हैं कि नवंबर 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने एक मैप इशू किया और इस मैप में लेपु लेक पास और काली पानी रिवर को इंडियन टेरिटरी में बताया। इससे नेपाली गवर्नमेंट थोड़ी नाराज हुई
लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था जिस पे हम लोगों ने कोई मैप इशू किया या नेपाली गवर्नमेंट नाराज हुई है, क्योंकि ऐसा बहुत लंबे समय से हम दोनों साथ में कर ही रहे थे। एट लास्ट ये देखा गया कि अगर ये मैप हमने इशू किया है तो नेपाल में भी कोई एक मैप इशू हुआ, उन्होंने भी लेपुलेख पास को और कालीपानी रिवर को अपने तरफ बता दिया। लेकिन सेकेंड इंसिडेंस 8 मई 2020 को हुआ, when Indian Defense Minister Mr. Rajnath Singh inaugurated 80 किलोमीटर लॉन्ग रोड जो इंडो नेपाल बॉर्डर के साथ साथ जाती है और इस डिस्प्यूटेड एरिया से गुजरती हुई पिथौरागढ़ के दारचुला टाउन को लेपुलेख से कनेक्ट करती है, लेपुलेख पास से कनेक्ट करती है। आई एम गोइंग टू रिपीट द फैक्ट क्योंकि यही वो की इंस्ट्रूमेंट है जिसके कारण टेंशन बढ़ा। एक रोड है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के दारचुला टाउन से लेपुलेख पास को कनेक्ट करती है। 80 किलोमीटर की ये रोड है। इसको 8 मई 2020 को हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। इस रोड के इनॉग्रेट होने के बाद से ही नेपाली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नाराज हुई एंड देयर इज द ऑब्जेक्शन ओवर इट एंड ऑल्सो इश्यूड अ स्टेटमेंट दैट इंडिया इज वायलेटिंग नेपाल्स सोवरेनिटी। हम नेपाल की संप्रभुता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनके इंटरनल अफेयर्स में कुछ एंगेजमेंट या इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं, ऐसे एलिगेशंस इंडियन गवर्नमेंट पे लगने लगे। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कुछ क्लैरिफाई करते हुए ये बताया कि इस रोड के बनाने से या फिर इस रोड के बनने से कैलाश मानसरोवर की यात्रा में लोगों को मदद मिलेगी और ट्रैक ड्यूरेशन 5 डेज से रिड्यूस होकर 1 या 2 दिन रह जाएगा, क्योंकि इससे पहले इस यात्रा के लिए सिक्किम के नाथुला पास से होकर जाना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। इसके बदले में अब जब ये रोड स्टार्ट हो जाएगी तो हम उस रूट को भी रिड्यूस कर पाएंगे, उस डिस्टेंस को भी रिड्यूस कर पाएंगे और कुछ कंफर्ट भी प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन नेपाल की रूलिंग पार्टी जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है इसे वॉर टैक्टिक्स और एक्सपांशन पॉलिसीज का हिस्सा बताती है और एक्सट्रीम रिएक्शन दिए इसके बाद उन्होंने और इंटरनेशनल फोरम पे एक नया मैप इशू किया और इस मैप में उन्होंने कुछ एक ऐसे रीजन को इंक्लूड किया जो पहले कभी इंक्लूड नहीं किया गया था और जो अभी तक इंडियन कंट्रोल में है। और यही वो रीज़न है जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको मैप में बताया था। 300 किलोमीटर स्क्वायर का ये एक ट्रायंगुलर एरिया है जो नेपाल के एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है और उत्तराखंड के एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आता है। इस ट्रायंगुलर एरिया के वेस्टर्न वर्टेक्स पे लिम्पियाधुरा है, ईस्टर्न वर्टेक्स पे लेपुलेख पास है और इन दोनों के बीच में एक कालीपानी लोकेशन है और ये तीनों ही रिवर सोर्सेज भी हैं। यहाँ से 3 छोटी स्ट्रीम्स निकलती हैं और आगे जाने के बाद एक कालीपानी रिवर बनाती हैं। इसी को शारदा रिवर या इसी को महाकाली रिवर भी कहा जाता है और यही नेपाल की वेस्टर्न फ्रंटियर भी बनाती है। मेन डिस्प्यूट यही है। इंडिया कहता है कि कालीपानी का सोर्स लेपुलेख है, whereas Nepal says that it originates from लिम्पियाधुरा। Now main issue is that कि rightfully ये triangular area किसका है? So to get the correct answer, we will have to go almost 250 years back in the history. Kingdom of Nepal. Mid 18th century में गोरखा रूलर पृथ्वी नारायण शाह ने किंगडम ऑफ नेपाल को एस्टेब्लिश किया और 1767 में काठमांडू को जीता और 1768 में नेपाल को यूनिफाइड किया। इसी दौरान नेपाल पे कुछ ब्रिटिश इन्वेजन्स भी हुए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ बक्सर में डिसिसिव विक्ट्री अटेन कर चुकी थी और उन्होंने अवध के नॉर्दर्न टेरिटरी रीजन से नेपाल में एंटर करने की कोशिश करी, पर नेपाल की ज्योग्राफी और गोरखा सोल्जर्स ने उन्हें सक्सेसफुल नहीं होने दिया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को बंगाल में फोकस किया। यही वो टाइम था जब गोरखली मोनार्क्स ऑफ नेपाल ने, दैट मीन्स शाह रूलर ने, टेरिटोरियल एक्सपांशन में अपनी मैक्सिमम एनर्जी को लगाया। अभी तक नेपाल नॉर्थ में ग्रेटर हिमालयाज, साउथ में महाभारत रेंज, ईस्ट में मेची रिवर और वेस्ट में महाकाली रिवर में की फ्रंटियर्स में लॉक था, पर अब उसने सिक्किम और दार्जिलिंग को जीतकर अपनी ईस्टर्न फ्रंटियर तीस्ता रिवर को बनाया और वेस्टर्न पार्ट में कुमाऊं और गढ़वाल को जीतकर अपनी वेस्टर्न फ्रंटियर सतलुज रिवर को बनाया। साथ ही महाभारत रेंजेस को क्रॉस किया और आगे बढ़ने के बाद तराई रीजन को भी कैप्चर कर लिया। काफ़ी लंबे समय तक ये टेरिटरी नेपाल के पास रही, लेकिन जैसे ही अर्ली 19th सेंचुरी का टाइम आया, ईस्ट इंडिया कंपनी अब काफ़ी पावरफुल हो चुकी थी
और यहीं से दोनों पावर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हुए, दोनों के बीच में टेंशन बढ़ा और वो रिफ्लेक्ट करता है एंग्लो नेपालीज वॉर में। 1 नवंबर 1814 को ये वॉर स्टार्ट हुआ। इसमें एक हैंड पे ईस्ट इंडिया कंपनी, साथ में गढ़वाल किंगडम प्लस पटियाला स्टेट और किंगडम ऑफ सिक्किम था, जबकि नेक्स्ट हैंड पे नेपाल अकेला। इस बैटल में गोरखा शोड एक्सट्रीम ब्रेवरी एंड करेज विच इन्फ्लुएंस्ड द ब्रिटिश वेरी मच। लेकिन एक साल की कंटिन्यूस फाइट के बाद इंग्लिश मॉडर्न वेपन्स के सामने गुरखास हार गए। दे वर रेडी टू डाई बट नॉट टू सरेंडर। बहुत लंबे समय तक उन्होंने कह दिया कि आप हमें मार दो, हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे। कोई सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे थे और इन सॉल्यूशन को निकालने के लिए कोई दूसरा सॉल्यूशन ऐसा था भी नहीं जिस पे कुछ डिस्कस हो पाए, क्योंकि गुरखास ने कह दिया था कि आप हमको मार दो लेकिन हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे। सो एट लास्ट व्हाट हैपेंड, बिहार के चंपारण के सुगौली में 2 दिसंबर 1815 को एक ट्रीटी साइन हुई और इसे ही ट्रीटी ऑफ सुगौली कहा जाता है, जो 4 मार्च 1816 को फोर्स में आई। मैं रिपीट करता हूं फैक्ट, 2 दिसंबर 1815 को ट्रीटी साइन हुई है बिहार के चंपारण के सुगौली में और फोर्स में आ रही है वो 4 मार्च 1816 को। अगर ओपन क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको आंसर 1816 ही लगाना है, क्योंकि इस दिन से फोर्स में आ रही है। इन द मीनवाइल बहुत सारी कंडीशंस थी जो दोनों हैंड पे फुलफिल की गई। एक हैंड पे ये डिसाइड किया गया कि नेपाल को अपनी प्रीवियस फ्रंटियर में लॉक होना पड़ेगा, मतलब ईस्टर्न फ्रंटियर मेची तक, वेस्टर्न फ्रंटियर कालीपानी तक, नॉर्थ में तो ग्रेटर हिमालयाज है ही, और सदर्न में महाभारत रेंज के थोड़ा सा आगे तक अगर हम देखें तो तराई रीजन तक नेपाल को लिमिट कर दिया गया। बाकी रीजन कुमाऊं को मिला, गढ़वाल को मिला और सिक्किम के मोनार्क्स को मिला। तराई रीजन आया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के साथ बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन बनाए और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स को मिले गुरखा सोल्जर्स। बेसिकली यही ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती भी थी या ब्रिटिशर्स चाहते भी थे कि कुछ इस तरह की ट्रीटी हो कि उनका पर्पस भी फुलफिल हो जाए और उनको गुरखा सोल्जर्स भी मिल जाए। जैसा कि मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया था कि गुरखा बहुत ब्रेवरी से लड़े और उन्होंने ईस्ट इंडियन या ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी किया, और यहीं से गुरखा राइफल्स की रेजिमेंट बनना शुरू हुई, जिन्होंने ब्रिटिश मोनार्क्स का स्टार्टिंग एस्कॉर्ट देना भी शुरू किया। फाइनली हम इसको अगर आगे कनेक्ट करते हैं इस पार्ट को, तो गुरखास ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को सपोर्ट किया विद 2 लाख सोल्जर्स। 2 लाख सोल्जर्स होने के बाद आप सोचिए कैजुअलिटी सिर्फ 20,000 थी और गैलेंट्री अवार्ड्स 2,000 थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑलमोस्ट 2.5 लाख सोल्जर्स, कैजुअलिटीज ऑलमोस्ट 32,000 थी और 2700 के आसपास गैलेंट्री अवार्ड। यही सब चीज़ों ने गुरखास को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव और बहुत ज़्यादा करेजियस बनाया है। गुरखास को अगर हम डिफाइन करने की बात करते हैं तो 2 बहुत बड़े स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए जो 2 बहुत बड़े लोगों ने कहे हैं। हिटलर कहा करता था कि अगर उसको गुरखास मिल जाए तो वो दुनिया जीत ले, और दूसरा स्टेटमेंट हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का है। मानेकशॉ कहते थे कि अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ कह रहा है या फिर वो गुरखा है। चलिए मैं आपको मेन टॉपिक पे लेके आता हूँ। नेपाल के जो वेस्टर्न पार्ट पे फ्रंटियर डिसाइड की गई थी, वहाँ पर क्लियरली डिमार्केशन नहीं हो पाया। क्लियरली डिमार्केशन इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि जो काली रिवर या महाकाली या कालीपानी रिवर है वो 3 सोर्सेज से मिलकर बनती है। एक सोर्स है लिम्पियाधुरा, जैसा कि मैंने आपको पहले मैप में बताया था। दूसरा सोर्स है लेपू लेक और इन दोनों के बीच में एक सोर्स और है कालीपानी। यहाँ से 3 स्ट्रीम्स निकलती हैं और आगे जाने के बाद इस रिवर को बनाती है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने इस और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो कंडीशन थी वो फॉलो होती रही। अपने नेपाली मोनार्क्स ने भी इस और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों में आपस में बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस थे, तो ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस आया भी नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि नेपाल के पास चला गया है रीजन, ज़्यादा ध्यान क्योंकि दोनों ही नहीं दे रहे थे, और इनफैक्ट नेपाली गवर्नमेंट को या नेपाली मोनार्क्स को भी नहीं पता था कि उनके पास ये रीजन आ गया है, क्योंकि ज़्यादा यूजफुल नहीं था ये रीजन। यहाँ से सिर्फ एक पास था जो कि लेपू लेक पास था, और ये मानसरोवर यात्रा के लिए यूज़ किया जाता था। उस समय बहुत कम यूज़ होता था। लेकिन कुछ सालों बाद ब्रिटिशर्स ने रियलाइज किया कि जो पार्ट हमने नेपाली मोनार्क्स को दे दिया है उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और वहाँ से तिब्बत होते हुए चाइना के लिए एक रूट खुलता है जो फ्यूचर में या तो ट्रेड के लिए या वॉर में हेल्प के लिए यूज़ किया जा सकता है। और 1860 में बड़ी चालाकी से सुगौली की ट्रीटी में करेक्शन का हवाला देते हुए ब्रिटिशर्स ने अपना मैप बदला
और ईस्ट वाली रिवर को अपनी बाउंड्री बताया और तभी नेपाली मोनार्क्स ने भी इस पर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं किया और उसको भी वो अनऑफिशियल बॉर्डर मानते रहे। क्योंकि एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड था इसलिए नेपाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको अपने ऑक्यूपेशन में ले लिया। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस तक कंडीशन बनी रही। उसके बाद भी, इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद भी ये कंडीशन एज इट इज कंटिन्यू रही और नेपाली मोनार्क्स इस अनऑफिशियल बॉर्डर को फॉलो करते रहे। यहाँ पर हम एक नोट यूज कर सकते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के सेक्शन 7 में ये कहा गया है कि जैसे ही यहाँ से मैजेस्टी की पावर या मैजेस्टी की सुजर्निटी फिनिश होती है, मतलब इंडिया के ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर फिनिश होती है, तब से ही जितने भी एग्रीमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने किए हैं वो फोर्स में नहीं रहेंगे। सेक्शन 7 ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये कहता है, जिसको अभी नेपालीज यूज भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू उसकी नहीं बनती है क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स और पैक्ट हैं जो ब्रिटिशर्स ने किए, बाद में या तो हमने माने या नहीं माने, या फिर इस वॉइस को या फिर इस क्वेश्चन को तभी रेज किया जाना था जब 1947 का एक्ट इंडिया में लाया गया था। अब मेन मुद्दा दोस्तों ये आता है कि सही कौन है, क्या नेपाल या इंडिया? अब हम इस कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं कि राइटफुली ये पार्ट नेपाल के पास आना चाहिए या इंडिया के पास आना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको नेपाल गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों के आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करता हूं। नेपाल ये आर्ग्यू करता है कि सुगौली की ट्रीटी वाज द लास्ट ट्रीटी जिसमें दोनों साइड एग्री थी, इसीलिए हम सुगौली की ट्रीटी को ही बेस मानकर बॉर्डर डिफाइन करेंगे। अब इंडिया के फेवर में जो आर्गुमेंट है वो यह है कि इतने सालों से नेपाल ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो अब सडनली ऐसा क्या हो गया कि नेपाल इतने एक्सट्रीम रिएक्शंस दे रहा है। इसके काउंटर में नेपाल ये आर्ग्यू कर सकता है कि 1990 में नेपाल में डेमोक्रेसी आई और इससे पहले नेपाली मोनार्क्स ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ इंडिया के फेवर में एक और आर्ग्यूमेंट है कि 1990 में नेपाल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने के बाद भी इतने सालों तक लिम्पियाधुरा वाले रीजन को नेपाल ने अपने मैप में क्यों नहीं बताया। फाइनली अगर हम लॉजिकली सोचें तो यह कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही नेशंस के बीच में बॉर्डर सिर्फ नाम मात्र का है और दोनों ही तरफ के सिटीजन्स बिना पासपोर्ट या वीजा के बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं और दोनों ही पीसफुली एक दूसरे के नेशन में सर्व भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। आज अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो हमारे स्पेशली गोरखा रेजिमेंट्स हैं, बहुत सारे नेपाली सोल्जर्स हैं। नॉट इंडियन आर्मी की बात के अलावा और भी दूसरे सेक्टर्स देखें तो बहुत सारे नेपाली हमारे यहाँ काम करते हैं। नेपाली गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को आपस में कुछ फ्रेंडली टाइज एस्टेब्लिश करने चाहिए और इसके ऊपर कुछ बहुत अच्छा सोल्यूशन निकालना चाहिए। और रेस्ट, अगर हम नेपाली गवर्नमेंट को ये लगता है कि हम लोगों ने ये रोड बनाया है तो हम लोगों को भी उनको ऑफर करना चाहिए कि ये रोड वो भी यूज़ करें और हम लोग भी यूज़ करें, क्योंकि नेपाल और हम दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। नेपाल में अगर इंडिया से किसी कमोडिटी का ट्रेड किया जाता है तो उसमें 5 से 7% का इंक्रीमेंट आता है, लेकिन अगर वही किसी कमोडिटी का ट्रेड चाइना से किया जाता है तो 250% का इंक्रीमेंट आता है। तो नेपाल को भी थोड़ा अपने फ्यूचर की तरफ सोचना चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट को भी अपने फ्यूचर की तरफ सोचना चाहिए कि हमारे लिए लेपु लेक पास कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू फील गुड देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड यू मे ऑल्सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स अ लॉट।